देखिए यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं आनुवंशिकता चैप्टर की, और आनुवंशिकता चैप्टर में हमारे जो चैप्टर तो पूरा हो गया है, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल के नियमों की पुनः खोज किस वर्ष में हुई? याद रखिए मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई है सन 1900 में, और 1900 में जो खोज हुई है वो किसने करी थी? वो 3 साइंटिस्ट थे। आपको उन 3 साइंटिस्ट के नाम याद होना चाहिए। वो 3 साइंटिस्ट कौन थे? ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शर्मैक। ठीक है, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शर्मैक, इन तीनों ने सन 1900 में खोज की थी मेंडल के नियमों की दोबारा, और मेंडल ने पॉस्टुलेट्स दिए थे, उनको नियम का रूप कार्ल कोरेंस ने दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक संकर क्रॉस की द्वितीय पीढ़ी F2 में शुद्ध तथा संकर गुणों वाले पौधों का अनुपात होता है। जरा सा क्रॉस देखिए, एक संकर शुद्ध तथा संकर गुणों वाले पौधों का अनुपात देखिए। हमने कहा एक संकर संकरण है, एक संकर यानी एक लक्षण को लेके हम क्रॉस कर रहे हैं, इसे एक संकर संकरण कहते हैं। आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बन गया? इसके युग्मक, और युग्मक बनने के बाद आपने कहा कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी F2 जनरेशन बनाना है तो कोई 2 उठा लेंगे इसमें से, और उनको लेके हम F2 जनरेशन बनाएंगे। सेम वैसे ही कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी, और इनका क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो कैपिटल टी, फिर जब ये इससे क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, फिर ये स्मॉल टी वाला जब स्मॉल टी से मिलेगा तो स्मॉल टी आ जाएगा, और अगर स्मॉल टी वाला कैपिटल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो इसमें शुद्ध और संकर के बीच आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, शुद्ध तथा संकर गुणों वाले पौधों का अनुपात कितना होगा? शुद्ध पौधे हो गए ये वाले, कैपिटल टी ये शुद्ध है, और ये रंग कैसा आ जाएगा? ये इसका लंबाई कैसी आ जाएगी? ये हो जाएगा टॉल। कैसा हो जाएगा? टॉल। और ये वाला भी शुद्ध है, स्मॉल टी वाला, ये भी शुद्ध है। ये कैसा हो जाएगा? डॉर्फ यानी बौना। लेकिन ये है संकर, और ये भी है संकर। तो कह रहे हैं शुद्ध और संकर के बीच अनुपात कितना होगा? तो देखिए 2 तो हो गए शुद्ध, एक ये, तो 2 हो गए शुद्ध और 2 हो गए संकर, एक ये वाला संकर, एक ये वाला संकर, तो 2 हो गए संकर। यानी कि 2 अनुपात 2 आ रहा है, ये दोनों कट गए, 1 अनुपात 1 आया, यानी 50-50% का अनुपात है। तो क्या आंसर जाएगा? 50-50%। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, हमने बताया था मेंडल के 3 नियम, मेंडल ने 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से? पहला नियम क्या था? पहला नियम था मेंडल का, पहला नियम था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या था? स्वतंत्र लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार क्या बातें हुई थी? देखिए, एक पौधे के जीन स्वतंत्र रूप से पौधे के अन्य जीनों से स्वतंत्र रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, यही बात बिल्कुल सही है। एक पौधे का जीन स्वतंत्र रूप से केवल एक समान लक्षण वाले, गलत। एक पौधे का जीन स्वतंत्र रूप से केवल अपने ही पौधे के समान अन्य जीनों से नहीं, अपने ही जीनों से अलग अलग रहते हैं। एक पौधे का जीन स्वतंत्र रूप से केवल अपने ही पौधे के समान लक्षणों वाले नहीं, एक ही लक्षण है, स्वतंत्र रूप से पौधे के अन्य जीनों से अलग रहेगा, तो ये वाला पहला जाएगा। बीजों का गोल आकार और पीला वर्ण, देखिए हम लोगों ने सीड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। यहाँ पे मेंडल ने जो लक्षण दिए थे, 7 लक्षण दिए थे। कौन कौन से थे? सीड कलर, मेंडल ने जो लक्षण दिए थे वो कौन से थे? यहाँ पे सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर,
पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट। ठीक है, ये लक्षण हम लोगों ने लिए थे। ठीक, सीड कलर यानी बीज का रंग, सीड शेप बीज का आकार, पॉड कलर फली का रंग, पॉड शेप फली का आकार। ठीक है, फ्लावर कलर फूल का या पुष्प का रंग, पुष्प का रंग, फ्लावर पोजीशन पुष्प की स्थिति, और स्टेम हाइट यानी कि तने की लंबाई। ये हम लोगों ने लिए थे। अब वो पूछ रहा है बीजों का गोल आकार और पीला वर्ण होता है। बीज का आकार राउंड और येलो होता है। ये कैसा है? प्रभावी लक्षण होता है। तो ये कैसा हो जाएगा? पूर्ण प्रभावी। ये कैसा हो जाएगा बेटा? पूर्ण प्रभावी लक्षण हो जाएगा। इसका आंसर जाएगा ए, पूर्ण प्रभावी। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग में किस पौधे पर किए थे? टमाटर के, बैगन के, सरसों के या मटर के? मटर के पौधे के ऊपर करे थे। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है। मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधे कैसे होते हैं? अभी हम लोगों ने पूरा क्रॉस कराया मटर के लंबे पौधे का बौने पौधे से, तो सारे के सारे F1 पीढ़ी में कैसे आ गए थे? सारे के सारे अभी आप लोगों ने देखा था। लंबे पौधे का क्रॉस अगर बौने से कराते हैं, क्या आया था? सारे के सारे टॉल आ गए थे। तो लंबे पौधे का क्रॉस अगर बौने से करा रहे हैं तो सारे के सारे कैसे आते हैं? टॉल आते हैं, लंबे आते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सभी पौधे कैसे हो जाएंगे? तो केवल लंबे पौधे आते हैं F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में कैसे आते हैं? केवल लंबे पौधे ही आते हैं। चलिए अगले वाले पे देखते हैं। पुष्प में लाल रंग प्रभावी है, इसका विपरीत तुलनात्मक लक्षण कौन सा होगा? पुष्प में अगर लाल रंग प्रभावी है तो इसका विपरीत तुलनात्मक लक्षण कौन सा होगा? बताइए। पुष्प का लाल रंग तो प्रभावी है, रेड कलर जो है वो कैसा है? डोमिनेंट है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? सफेद। रेड का सफेद हो जाएगा, पुष्प के रंग के लिए व्हाइट हो जाएगा। ठीक। शुद्ध लाल तथा शुद्ध सफेद पुष्पों में पर परागण प्रथम पीढ़ी में कैसे उत्पन्न होंगे? देखिए, शुद्ध लाल कर रहे हैं, रेड का व्हाइट से कर रहे हैं। व्हाइट के लिए स्मॉल आर हो जाएगा, ये रेड हो गया लाल के लिए, और व्हाइट के लिए यानी सफेद के लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल आर, इसी का छोटा बन जाएगा। ये प्रभावी और ये अप्रभावी, इनके बीच जब क्रॉस करेंगे तो क्या होएगा? कैपिटल आर, ये अलग अलग हो गए। इधर स्मॉल आर, ये अलग अलग हो गए। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सारे के सारे कैसे बन रहे हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर। कलर कौन सा होएगा? बड़े भाई का कलर आ जाएगा, कैसा हो जाएगा? लाल। तो सारे के सारे F1 पीढ़ी में कैसे होंगे? सब लाल। शुद्ध लाल तथा शुद्ध सफेद पौधों में प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में कैसे होंगे? सब के सब लाल। ठीक है। इसके बाद एक द्विसंकर का दृश्य रूप होता है, फिनोटिपिक रेशियो। द्विसंकर क्रॉस अगर हम करा रहे हैं, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। देखिए, दृश्य रूप मतलब क्या होता है? फिनोटिपिक रेशियो। इसको हमने आपको बताया हुआ है, फिनोटिपिक रेशियो। और फिनोटिपिक रेशियो बता चुके हैं कितना होता है? 9:3:3:1। ये याद रखिएगा, ये फिनोटिपिक रेशियो है। इसका है द्विसंकर संकरण का। जब हम द्विसंकर संकरण करते हैं तो उसका रेशियो रहता है 9:3:3:1 का रेशियो हो जाता है। ठीक। अब कह रहे हैं मटर के लाल पुष्प का क्रॉस सफेद पुष्प से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं। द्वितीय पीढ़ी में कुल 50 सफेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो लाल पुष्प वाले पौधों की संख्या होगी। देखिए, यही वाला क्रॉस है,
आप इसी क्रॉस को जरा देखिए ध्यान से, तो क्या कह रहा है, लाल का सफेद से क्रॉस करा दिया, तो ये जो पीढ़ी आ रही है आपकी, ये कौन सी पीढ़ी है, ये है हमारी प्रथम पीढ़ी, F1 पीढ़ी। अब क्या है दूसरी पीढ़ी में, अगर इसका क्या कह रहा है, दूसरी पीढ़ी में कुछ 50 सफेद मिलते हैं, तो पहले दूसरी पीढ़ी बना लें। चलिए देखिए दूसरी पीढ़ी बनाएंगे, जब दूसरी पीढ़ी बनाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। दूसरी पीढ़ी बनाने के लिए हमारे पास ये कैपिटल आर स्मॉल आर था, ये कैपिटल आर स्मॉल आर था, ये कैपिटल आर स्मॉल आर था। इनमें से किसी दो को ले लेंगे, चलिए इसको ले लेते हैं, दूसरी पीढ़ी बना रहे हैं। ठीक, ये कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 50 पीस जो है वो सफेद होंगे। पहले तो ये बताओ ये कितने होंगे, ये कैसा होगा, लाल, ये भी लाल, ये भी लाल, और ये हो गया सफेद। ठीक, तो 50%, तो 50 तो हमारे हो रहा है सफेद, ये कितने हैं संख्या में, 50 है। तो लाल पुष्प वाले पौधों की संख्या कितनी होगी, अब देखो सब एक 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 हैं, तो 50 ये हुए, तो ये भी 50 हुआ, ये भी 50 हुए, ये भी 50 हुए, टोटल लाल कितने हो गए, 150 हो गए। लाल पौधों की पुष्पों की संख्या कितनी हो गई, 150 हो गई। समझ में आया नहीं आया, इसके आंसर से दिए हुए हैं, ये कौन सा है, 10 है, 10 वाले का आंसर देखिए, 10 वाले का आंसर कितना आ रहा है, आप देखिए 10 वाले का आंसर क्या है, बी। ठीक है, आप ध्यान से देखिए 10 वाले का आंसर कितना है, बी, बिल्कुल सही। ठीक, युग्मक बनते समय जीन के जोड़े में केवल एक जीन, अगला प्रश्न क्या है, युग्मक बनते समय जीन के जोड़े में केवल एक जीन युग्म में प्रवेश करता है, यह सिद्धांत है। यानी कि जब युग्मक बनेगा तो एक ही जीन करेगा, इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। हम लोग क्या कहते हैं इसे, पृथक्करण का नियम। 11 का आंसर क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए 11 का आंसर क्या दिया हुआ है, बी, पृथक्करण का नियम। क्या है ये, पृथक्करण का नियम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब कह रहे हैं मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। मटर के लंबे पौधे का क्रॉस जो है वो बौने पौधे से करा रहे हैं, और प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी कैसे हैं, लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त होंगे पौधे कैसे, देखिए मटर के लंबे पौधे का क्रॉस करा रहे हैं, किससे, बौने पौधे से करा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, क्रॉस करा के हम दिखा देते हैं, हालांकि आप कई बार कर चुके हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं। तो देखिए इसका क्रॉस से होगा, हमेशा पहली पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी ही आते हैं, सारे आते हैं एक से, तो हम एक ही बार लिख के दे रहे हैं। फिर दूसरी पीढ़ी इससे बना लेते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का फिर से क्रॉस कर देते हैं, तब दूसरी पीढ़ी बनेगी। वो कैसे बनेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। अब बताओ ये कैसा होगा, ये होगा बौना। ठीक है, ये कैसा होगा, लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे कैसे, कितने होंगे, लंबा भी होगा और बौना भी होगा। ये दूसरी पीढ़ी हो गई हमारी, ये F2 हो गई, ये वाली F1 थी, ये पहली पीढ़ी थी। दूसरी पीढ़ी में कैसे होंगे, लंबे भी होंगे और बौने भी होंगे, तो लंबे और बौने दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा जीन शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। देखिए गोल के लिए हम कहते हैं इंग्लिश में राउंड, और जब राउंड शुद्ध वाला होगा तो कैसा होगा, कैपिटल आर टाइप का होगा। तो शुद्ध गोल बीजों को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल आर। आप देखते चलिए यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए हमारे 12-13 क्वेश्चन हो गए, हम लोग आते हैं अब सीधे 14वें क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आनुवांशिक एकक में गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। देखिए सर, आनुवांशिक एकक यानी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो है हमारी, आनुवांशिक एकक यानी क्या हो गया, यूनिट ऑफ
इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हमारी क्या होती है? जीन। ठीक है, तो आनुवंशिक एकक में क्या पाए जाएंगे? हमारे जीन होंगे। ठीक है, देख लेते हैं चौथे का आंसर क्या है? डी है। आप ध्यान से देखिए, चौथे का आंसर डी है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, आनुवंशिक एकक में क्या मिल रहे हैं हमें? जीन मिल रहे हैं हमारे। क्या हो गए? जीन पाए जाते हैं, यानी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? हमारे जीन। विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं, जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं? एलीलोमॉर्फ कहते हैं। एलीलोमॉर्फ या एलील कहते हैं विपरीत लक्षण के जोड़ों को। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है? ये दोनों एक जीन के दो एलील होते हैं, तो एलील कहते हैं। टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने अपना आनुवंशिक प्रयोग किस पर किया था? याद रखिएगा, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। हालांकि अब ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, 2013 का पुराना है, लेकिन फिर भी याद रखिए। इन्होंने फल मक्खी ड्रोसोफिला के ऊपर अपना प्रयोग किया है, थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है, आनुवंशिकता के जनक यानी पापा कौन है? हेरिडिटी के फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल साहब को हम पापा कहते हैं। पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको पता है, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और प्रभाविता का नियम, ये तीन नियम किसने प्रस्तुत किए हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल के तीन नियम है। उद्यान मटर पर अप्रभावी लक्षण, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है? देखिए, लंबे तने प्रभावी लक्षण, गोल बीज प्रभावी लक्षण, फैली हुई फली प्रभावी लक्षण, लेकिन झुर्रीदार, गोल और झुर्रीदार में झुर्रीदार कौन सा होता है? अप्रभावी। तो आंसर क्या जाएगा? अप्रभावी जाएगा, झुर्रीदार। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ कह रहे हैं, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आनुवंशिकता के प्रयोग में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उपयोग किया? मेंडल ने कौन से पौधे के ऊपर अपने प्रयोग किए थे? मटर के पौधे के ऊपर किए थे। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया है? ये भी हम आपको लिखवा चुके हैं। जॉनसन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीन शब्द का प्रयोग किया है। आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? हमें पता है डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है, याद रख लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में मिलता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में मिलता है, ये याद रखिएगा। आनुवंशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? सटन और बॉवेरी ने दिया था। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया है? सटन और बॉवेरी ने। तो ये याद रखिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमने अभी लिखवाया नहीं नोट्स में, लेकिन ये याद करने वाला क्वेश्चन है। मनुष्य में ऑटोसोम्स की संख्या होती है। देखिए, मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं वो दो तरीके के गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। मनुष्य में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स। एक कौन से होते हैं? ऑटोसोम्स। और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या होता है? इन्हें कहते हैं लिंग गुणसूत्र। टोटल हमारे अंदर कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46, यानी 23 जोड़ी होते हैं गुणसूत्र। हमारे अंदर कितने गुणसूत्र हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। 22 जोड़ी कहते हैं, या 44 कौन हो गए? ऑटोसोम्स हो गए। ये सब एक से होते हैं। और लिंग गुणसूत्र के हिसाब से दो तरीके के हो सकते हैं। अगर पुरुष है तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई टाइप का होता है, एक्स और वाई टाइप का। देखिए 44, 45, 46। और अगर स्त्री है तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र कैसे होंगे? एक्स एक्स प्रकार के होते हैं। तो अब वो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, मनुष्य में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम्स की संख्या कितनी हो गई? अभी बताया हमने 44 ऑटोसोम्स होते हैं, या कहा जाए जोड़ी में तो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं। किस आनुवंशिक लक्षण के जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं? एक्स गुणसूत्र के ऊपर आप याद रखिएगा हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो हमारे एक्स गुणसूत्र के ऊपर होंगे, हीमोफीलिया के जीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया के किसके होते हैं? एक्स गुणसूत्र के ऊपर होते हैं हीमोफीलिया के जीन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। हमने गुणसूत्र का पूरा स्ट्रक्चर बताया है, और यहाँ जो क्वेश्चन आया
वो कह रहा है गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। तो याद रखिए डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं गुणसूत्र। केंद्रक बना होता है, केंद्रक में क्या होता है आपका डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, आरएनए होता है या न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम पुरुषों में, अभी हमने आपको पीछे बताया कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन से होंगे, एक्स वाई टाइप के होंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन से होंगे, तो एक्स वाई होंगे। रक्त में ऑक्सीजन की कमी से रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग, जो रक्त में ऑक्सीजन की कमी से होता है वो क्या होता है, दात्र कोशिका अल्प रक्तता, ये रोग हो जाता है। हालांकि ये सब 2015 वाले हैं, 13 वाले हैं, जो अब रिपीट नहीं होंगे, नए क्वेश्चन आ रहे हैं। 2015-13 के क्वेश्चन अब ज्यादा आते नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपका दिल करे तो याद जरूर रखिएगा इनको। मेंडल क्यों प्रसिद्ध थे, आनुवंशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे मेंडल। मेंडल के मटर के शुद्ध लंबे पौधे के जीन, शुद्ध अगर पहला है तो कैपिटल टी देखिए होगा ये भी लंबा, लेकिन जब यहां बात आएगी तो ये वाला कैसा है, शुद्ध है, तो फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी तो लंबा है, लेकिन ये कैसा है, संकर है, याद रखिएगा, ये संकर हो गया और ये शुद्ध हो गया। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, हमने आपको बताया था कि माता पिता से, माता और पिता से, देखिए माता से हमें मिलते हैं अंडाणु, अंडाणु, और पिता से मिलते हैं शुक्राणु, शुक्राणु, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये युग्मक हैं, युग्मक, यानी कि नर युग्मक का नाम क्या है, शुक्राणु, मादा युग्मक का नाम क्या है, अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु में क्या होता है, निषेचन होता है, क्या होता है बेटा, निषेचन, निषेचन हो जाता है, और निषेचन से क्या बनता है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, यानी युग्मनज बनता है, युग्मनज। और शुक्र अंडाणु में क्रोमोसोम होते हैं 23, शुक्राणु में क्रोमोसोम होते हैं 23, 23 मिलकर कितने हो जाएंगे, 46। यहाँ कितने हो जाएंगे, युग्मनज यानी जाइगोट में कितने गुणसूत्र होते हैं, अब आपको पता चल गया होगा, जाइगोट में कितने होते हैं, 46, और 46 कितना है, 2n है, दो जोड़ी हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, दो जोड़ी क्रोमोसोम हो जाएंगे हमारे पास। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कह रहे हैं मेंडल के अनुसार मटर के बौने जीन का रूप होता है, मटर का जो बौना जीन है, मेंडल के अनुसार बौना कौन सा होगा, स्मॉल टी, जब दोनों छोटे भाई होंगे तभी बौना आएगा। ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है, याद रखिए इसको। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, हमने आपको बताया 46 गुणसूत्र होंगे मानव में। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, स्कूल में करी थी प्रारंभिक शिक्षा। मेंडल ने अपना प्रयोग कहाँ किया, मटर के उत्पादन के लिए करा, चावल के उत्पादन के लिए करा, गेहूं के उत्पादन के लिए करा, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। मेंडल ने वंशागत गुणों का अध्ययन करने के लिए कि माता पिता से लक्षण कैसे बच्चों में आ रहे हैं उसका अध्ययन करें। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आपको बताया लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 ही लिंग गुणसूत्र, या तो XY या XX, तो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। अब हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन ये है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया, तो याद रखिए मटर के पौधे के गोल और झुर्रीदार ये भी लक्षण था, लंबे और बौने ये भी लक्षण था, सफेद और बैंगनी फूल ये भी लक्षण था, यानी कि ये सभी लक्षण थे। 2024 का ये क्वेश्चन है, और इसके बाद ये हमारी आंसर की है। आप इस आंसर की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर पीछे के क्वेश्चंस देखते रहिए, अपने आप लगा लीजिए। इस तरह से हमारे करीब 39 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर से रिलेटेड करे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए स्टे सब्सक्राइब और स्टे ट्यून्ड। हैव अ नाइस डे।